आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज मुझ में दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे? चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? मदिरा न जाने तू घर से चलता है पी। में बहुत पहचानी हुई आवाज है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की। मैं भी इसी अमर कवि की एक रचना हूं, मैं यानी अमिताभ बच्चन। शुरू शुरू में लोग मुझसे कहते, ये भी कोई नाम हुआ? अमिताभ बड़ा अजीब सा नाम है, और फिर साथ में बच्चन, लोग तुम्हें बच्चा कहेंगे। मेरे साथियों का विचार था कि इस नाम के साथ मुझे प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने कोई और नाम रखने का स्वीकार नहीं किया। शेक्सपियर ने एक जगह लिखा है, अगर गुलाब का नाम कुछ और होता तो क्या उसमें खुशबू नहीं होती? वैसे भी मेरा नामकरण मेरे डैडी ने किया था, और मुझे विश्वास था कि उनकी अन्य रचनाओं की तरह एक दिन मुझे भी लोगों का भरपूर प्यार मिलेगा। और आज मेरा यह विश्वास रंग लाया है। मेरी झोली आप लोगों के प्यार की दौलत से भरी है, और इसके सहारे जिंदगी की सड़क पर मेरी यात्रा जारी है। आज इस यात्रा में जरा रुककर जब आपसे बतियाने बैठा हूं, तो सहज ही नजर बीते हुए दिनों की तरफ उठ रही है। पुरानी यादों की मेरी पोटली में सबसे पुरानी याद इलाहाबाद की है। इलाहाबाद यानी प्रयाग, यानी त्रिवेणी संगम, यानी हमारी संस्कृति की पुस्तक में जड़ा एक पवित्र पृष्ठ। इलाहाबाद की याद के साथ ही मेरी कल्पना में गंगा की पवित्र धारा बहने लगती है, जिसके किनारे की मिट्टी से मेरा तन बना संवरा। जयमाला का पहला फूल आज मैं उसी याद को अर्पण करता हूँ। गंगा आए कहां से? जैसे एक चित्रशाला है जिसमें मैंने सहेजी हुई यादों की तस्वीरें लगा रखी हैं। कभी जब भागदौड़ की जिंदगी से थककर सांस लेने के लिए आराम कुर्सी पर बैठता हूँ, तब अपने भीतर की इस चित्रशाला की सैर करना मुझे बड़ा सुकून देता है। एक चित्र में 10-11 बरस का एक शरारती लड़का जेठ की तपती दोपहरी में आम के पेड़ों पर चढ़ा बैठा है। दूसरे चित्र में वही लड़का अपने छोटे भाई को पीठ पर लादे गेंद बल्ला खेल रहा है। सोचने पर कितना अचरज होता है कि ये मेरे ही चित्र हैं। आज तो बस लगता है कि बचपन जैसे एक चिड़िया थी जो पल भर को कंधे पर बैठी कान
आसमान के पास चहकी और फुर से उड़ गई। बचपन से लेकर अब तक की जीवन यात्रा में बहुत से लोग मिले। किसी ने मेरे मन के आंगन में अनुराग का दीपक जलाया, तो किसी ने कुंठा का अंगारा। वे सब लोग, वे सब यादें आज मेरी चित्रशाला की दीवारों पर कैद हैं। बचपन के वे संगी साथी आज कहां से कहां पहुंच गए, क्या से क्या हो गए, और मैं भी तो वो नहीं रहा। अभी थोड़ी ही दिन पहले की बात है जब मुझे मेरे पड़ोसी भी ठीक से नहीं जानते थे, और आज नियति के इस खेल की बात सोचता हूं तो जैसे पहाड़ी इलाके में बहुत दूर से किसी की पुकार सुनाई दे, यूं स्वर्गीय गीता दत्त का एक गीत मेरे जहन में गूंजने लगता है। बचपन बीता तो आया मेरा कैशोर्य। शरीर पकने लगा, हल्की हल्की मूछों की रेख फूटने लगी, विचार पकने लगे, यानी सुंदर लड़कियों को देखकर धड़कन बढ़ने लगी। उन दिनों की अपनी नासमझ हरकतों पर आज हंसी आती है, लेकिन तब तो लगता था सारा संसार मूर्ख है, सिर्फ एक मैं ही समझदार हूं। उन दिनों मैं बच्चों के साथ खेलना चाहता तो कहा जाता अब तुम बड़े हो गए हो, बड़ों के साथ बैठना चाहता तो कहा जाता अभी तुम छोटे हो, जाओ खेलो। मैं न बच्चा था न बड़ा, और इस तरह अकेला था। घर में साहित्यिक वातावरण था, पढ़ने लिखने को ढेरों सामग्री थी, पुस्तकों की कतारें सजी थीं। किशोर काल के उन एकांतवास के दिनों में मुझे एक लत पड़ गई पढ़ने की। उन दिनों लगता था बस पुस्तकें ही मेरी साथी हैं, और सच पूछिए तो आजकल जब मुझे अपने दोस्तों और प्यार करने वालों को पत्र लिखने तक का समय नहीं मिलता, उन दिनों की बहुत याद आती है। जी करता है कि उन दिनों का छोटा सा अमिताभ कहीं किसी कोने से निकलकर एकाएक सामने आए और आज के इस बेहद व्यस्त अमिताभ बच्चन को अपने में समो ले। लेकिन जानता हूं ऐसा सोचना मेरी कविता है। सच तो यह है कि अब उन दिनों और उन दिनों से जुड़े लोगों को देखने के लिए मेरे नयन सदा बेचैन ही रहेंगे। तेरी याद में नैन हुए बेचैन। आप सुन रहे हैं विविध भारती। फूलों का गीतों का बीमार हूँ, फूलों का गीतों का बीमार हूँ, हर हंसी चीज का मैं तलबगार हूँ। एकाएक कोई गीत बहुत अर्थवान हो जाता है। कभी गीत के बोल और कभी संगीत का टुकड़ा किसी खास माहौल, घटना या व्यक्ति की याद से जुड़ जाता है। मुकेश का गाया एक गीत है जिसे जब भी सुनता हूँ भूली बिसरी बहुत सी यादें आकर दिमाग का दरवाजा खटखटाने लगती हैं। बात उन दिनों की है जब मैं बचपन और जवानी की दहलीज से गुजर रहा था। तब मेरे साथ एक घटना घटी। एक हम उम्र लड़की से मुझे प्रेम हो गया। वैसे उस कच्ची उम्र में जो भला बुरा किया उसे आज प्रेम कहना तो उचित नहीं है, क्योंकि लगता है वो सिर्फ इन्फैचुएशन यानी लगाव था। लेकिन उन दिनों लगता था मैं प्रेम के महान अनुभव से गुजर रहा हूँ। ये सारी दुनिया मेरी दुश्मन है और मैं विरह की आग से घिरा हूँ। रातों को जाग जाग कर प्रेम पत्र लिखे जाते, बेदर्द जमाने को कोसा जाता, आहें भरी जाती, ठंडी सांसें छोड़ी जाती, मिलने के वादे होते और मिलने पर रटे रटाए डायलॉग बोले जाते। फिल्मों और उपन्यासों के प्रेम दृश्यों की नकल होती। उन दिनों उदास गीत मन को बहुत छूते, लगता मेरे ही मन की पीड़ा गीत में भरी है। फिल्म सारंगा का जो गीत अभी मैंने सुनवाया वो भी उन्हीं दिनों की मेरी हालत का बयान है। इसके अलावा एक और गीत था जिसे मैं अकेले में गाता और अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा देवदास समझता। वो गीत है फिल्म परवरिश का। भरी है ये जीवन की राहें। कच्ची उम्र की भूल भुलैया को पार करने के बाद जब मैं कुछ बड़ा हुआ तो मुझे नौकरी के लिए कलकत्ता जाना पड़ा। अपने छोटे से परिवार से दूर होकर
मुझे दिल्ली का अपना घर बहुत याद आता। मुझे न कलकत्ता भाया न नौकरी। थोड़े ही दिनों में मैंने फैसला कर लिया, कलकत्ता छोड़ दूंगा। भविष्य का कुछ तय नहीं था। मेरा छोटा भाई अजिताभ, जो स्कूल कॉलेज के जमाने से मुझे मंच पर अभिनय करते देख रहा था, उसने सुझाया कि मुझे फिल्मों में काम करना चाहिए। यूं तो बचपन से मुझे अभिनय का शौक था, बल्कि गर्मी की सारी छुट्टियां तो घर में पर्दे टाँग कर ड्रामा करने में ही बिताई जाती, और माँ को भी मंच से काफी लगाव था। किंतु फिल्म अभिनेता बनूंगा ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। फिर भी मैंने अजिताभ की बात मान ली और कलकत्ता छोड़कर जिंदगी का संघर्ष नए सिरे से शुरू करने का इरादा लिया। अजिताभ ने मेरी भेंट निर्माता निर्देशक ख्वाजा अहमद अब्बास से करवाई। अब्बास साहब उन दिनों फिल्म सात हिंदुस्तानी की तैयारियां कर रहे थे। एक हिंदुस्तानी का रोल करने के लिए उन्होंने मुझे चुन लिया और मेरी फिल्मी जिंदगी शुरू हुई। सात हिंदुस्तानी को बॉक्स ऑफिस पर बहुत सफलता तो नहीं मिली, किंतु उसे देखने के बाद ऋषिकेश मुखर्जी ने मुझे अपनी फिल्म आनंद में डॉक्टर भास्कर यानी बाबू मोशाय का रोल करने के लिए चुन लिया। आनंद में अभिनय करने के लिए मुझे पुरस्कार भी मिले और बधाइयां भी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसी फिल्म से आपकी और मेरी पहचान गहरी हुई। आनंद की सफलता के बाद मुझे लोगों का बेशुमार प्यार मिलने लगा। उन दिनों मुझे लगता कि किस्मत ने मेरे लिए सफलता के द्वार खोल दिए हैं और इंद्रधनुष जैसे सतरंगी सपनों की दुनिया मुझे पुकार रही है। मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने। सपने की जिंदगी तो बहुत छोटी होती है। आंख खुली और टूट गया। हम फिल्मी कलाकारों की खुशियों के साथ भी ऐसी ही आंख मिचौली होती रहती है। एक फिल्म को सफलता मिली तो दिमाग में सुनहले भविष्य के सपने तैरने लगते हैं। लेकिन यदि कोई फिल्म असफल हो जाए, एकाएक जैसे सारे सपने किरिच किरिच हो जाते हैं। आनंद की सफलता के बाद मेरे सपने कई बार टूटे, कई बार संवरे। शुरू में जब मैं किसी फिल्म की असफलता से बुझ जाता और मन पर घनी उदासी छा जाती, तो अंधेरे बंद कमरे में गुमसुम बैठ जाया करता। उन दिनों मेरे दुख दर्द में माँ शरीक होती। मैं चुप बैठा होता। माँ करीब आकर धीरे से ममता भरा हाथ मेरे बालों में फिराती। कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन मुझे लगता जैसे तपती धूप के बाद एकाएक शीतल छाया मिल गई। उन दिनों माँ ने मुझे बहुत ढाढ़स बंधाया, संघर्ष की तपन को बर्दाश्त करना सिखाया। शुरू में लोग मुझे एंटी हीरो कहते थे, क्योंकि बंबई के फिल्मी इतिहास में अब तक मुझ जैसे साधारण चेहरे वाले आदमी को हीरो के रूप में सफलता नहीं मिली थी। इसीलिए मेरा रास्ता बहुत मुश्किल था। फिल्म की गाड़ी रुपए के पहियों पर चलती है। फिल्म निर्माताओं का ख्याल था कि मुझ जैसे कलाकार को उस गाड़ी में बैठाकर सफलता की मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। उन दिनों मैं खामोश अंधेरे कमरे में अपनी कुर्सी पर बैठा वक्त की सुई को सरकते देखा करता और विरह की काली रातों जैसे वे दिन बिताए नहीं बीतते। दुख के वे दिन बीतने लगे। उन्हीं दिनों मेरी जिंदगी में जया का प्रवेश हुआ। जया जैसे संघर्ष के युद्ध में मेरी जय का संदेश लेकर आई। उसके साथ मेरी पहली मुलाकात फिल्म गुड्डी के सेट पर हुई थी। बात कुछ यूं हुई। फिल्म गुड्डी की कहानी ऐसी थी कि हीरो का रोल करने के लिए ऋषिदा एक नए कलाकार को चाहते थे, जिसका चेहरा परंपरागत बंबईया हीरो जैसा ना हो और जो बहुत जाना पहचाना ना हो। इस रोल के लिए ऋषिदा ने मुझे चुना। मैंने जया के साथ काम करना शुरू कर दिया और 2-3 रील शूटिंग हुई। किंतु उन्हीं दिनों आनंद रिलीज हुई और मैं काफी पहचाना जाने लगा। यानी मेरी लोकप्रियता से फिल्म गुड्डी का स्वरूप बिगड़ने का डर होने लगा। ऋषिदा के लिए अब एक ही रास्ता था कि मेरे स्थान पर किसी अपरिचित चेहरे को वह रोल दे दिया जाए, और उन्होंने वही किया। फिल्म गुड्डी से मेरा नाता टूट गया, लेकिन भाग्य देखिए गुड्डी से यानी जया से सदा के लिए नाता जुड़ गया।
उन दिनों मेरे और जया के बीच जो भावनाओं का बीज अंकुरित हुआ, आज वो फूल बनकर मेरे घर में महक रहा है। जया मेरी पत्नी है। वैसे ऋषिदा को मुझे फिल्म गुड्डी से अलग करते हुए बहुत अफसोस था। मैं भी सोच रहा था कि देखो, लोकप्रियता आज बाधा बन गई। लेकिन तभी ऋषिदा ने वादा किया कि वो मेरे और जया के साथ एक फिल्म जरूर बनाएंगे। वो वादा ऋषिदा ने हाल ही में पूरा किया है, फिल्म अभिमान बनाकर। और इसे आप एक खूबसूरत इत्तेफाक भी कह सकते हैं कि फिल्म अभिमान की कहानी कहीं कहीं मेरी और जया की अपनी जिंदगी जैसी लगती है। फिल्म अभिमान में काम करने के बाद मेरी एक तमन्ना और भी पूरी हुई है। बात वैसे राज की है, लेकिन आपको बता दूं, मुझे बचपन से गाने का शौक है, लेकिन बाथरूम से बाहर गाने की कभी हिम्मत नहीं पड़ी। गायक बनने की मेरी ये बहुत पुरानी इच्छा फिल्म अभिमान में काम करने के बाद पूरी हो गई सी लगती है। मैंने इस फिल्म में एक मशहूर और माहिर गायक का रोल अदा किया है। देखा आपने, हम फिल्मी कलाकार, जिन्हें आप पता नहीं क्या क्या समझते हैं, अपनी अधूरी तमन्नाओं को किस किस बहाने से पूरा करते हैं। फौजी भाइयों, आज आप अमिताभ बच्चन को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आज के कुछ बरसों बाद जब उसकी जगह कोई नया कलाकार ले लेगा, आप उसे चर्चा के काबिल भी नहीं समझेंगे। फिल्मी कलाकारों की जिंदगी ऐसी ही होती है, आसमान में उड़ती पतंग की तरह। हवा का रुख मिल गया तो खूब ऊंची उठ गई, और जहां किसी और पतंग ने काटा तो पता भी नहीं चलता कि कहां गिरी। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं, अमिताभ जी, आपका नाम तो आपके डैडी से भी ज्यादा हो गया है। लेकिन मुझे मालूम है कि ये ज्यादा हो जाने वाला मेरा नाम बहुत ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, जबकि मेरे डैडी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का नाम साहित्य में सैकड़ों बरसों तक जिएगा। बहुत बरस पहले डैडी ने मधुशाला में अपनी जिंदगी को लेकर एक रुबाई लिखी थी, लेकिन आज लगता है वो रुबाई मेरी, यानी एक फिल्मी कलाकार की जिंदगी पर ज्यादा सही बैठती है। जीवन में कितना इसलिए हताश है, तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र दो।